गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ ल्यूकेमिया, डिफाइन इट्स वेरियस काइंड्स विथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड ट्रीटमेंट। मतलब श्वेत रक्तता क्या है, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स का जो कैंसर है वो क्या होता है, इसकी विभिन्न प्रकारों की उनकी नैदानिक अभिव्यक्तियाँ और चिकित्सा सहित परिभाषा दीजिए। मतलब अब इनके कितने टाइप्स के जो कैंसर है ल्यूकेमिया कितने टाइप्स का होता है, इसमें डायग्नोसिस क्या करते हैं, सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, और इसके जो ट्रीटमेंट है इसका वो क्या हो सकता है। तो फर्स्टली हम ल्यूकेमिया की जो डेफिनेशन है उसको डील करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया क्या होता है। रक्त निर्माण ऊतकों के कैंसर को श्वेत रक्तता कहते हैं, जो बचपन में होने वाले कॉमन कैंसर होते हैं। ये 2 से 5 वर्ष की आयु में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये क्या होता है ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया इज़ द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू विच इज़ कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड कैंसर। इसका मीनिंग ये है कि जो ये टाइप ऑफ कैंसर है ये हमारे क्या है, वाइट ब्लड सेल्स में होने वाला कैंसर है, जिसमें क्या होता है, सेल्स का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हम जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर कहते हैं। तो ये जो मेनली जो दिखाई देता है 2 to 5 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है बच्चों में, ये कॉमनली देखा गया है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, जो ल्यूकेमिया है वो कितने टाइप्स का होता है, मतलब ब्लड कैंसर के हम टाइप्स देखें तो बच्चों में 2 तरह का ल्यूकेमिया पाया जाता है। फर्स्ट है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड सेकंड इज एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। तीव्र लसिका कोशिका श्वेत रक्तता के अंतर्गत लिम्फोसाइटिक, लिम्फेटिक, लिम्फोब्लास्टिक और लिम्फोब्लास्टॉइड ल्यूकेमिया आते हैं। ठीक है, जब प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का तो उसके अंडर में लिम्फोसाइटिक, लिम्फेटिक, लिम्फोब्लास्टिक और लिम्फोब्लास्टॉइड ल्यूकेमिया आते हैं। तीव्र मज्जा श्वेत रक्तता के अंतर्गत ग्रेनुलोसाइटिक और माइलोब्लास्टिक, मायोसाइटिक, मोनोब्लास्टिक और मोनोमाइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया आते हैं। ठीक है, जब प्रोलिफरेशन होता है इसको अंडर में तो क्या होता है, जब वाइट ब्लड सेल्स में प्रोलिफरेशन होता है तो ग्रेनुलोसाइटिक और माइलोब्लास्टिक और मोनोसाइटिक, मोनोब्लास्टिक और मोनोमाइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इसके अंडर में आएंगे। इसके ये टाइप्स में है, इसमें आप पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसकी। ल्यूकेमिया में रक्त निर्माण ऊतकों में इमैच्योर वाइट ब्लड सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। इस तरह मैच्योर सेल्स की संख्या कम और इमैच्योर सेल्स की संख्या ज़्यादा होने लगती है। इस अवस्था में बोन मैरो प्रोडक्शन घट जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, इनमें जो इमैच्योर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोलिफरेशन होने लगता है, मतलब ये फैलने लगते हैं। जो इमैच्योर जो वाइट ब्लड सेल्स है वो उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होने लगती है, ये फैलने लगते हैं। इस तरह से जो मैच्योर सेल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और जो इमैच्योर सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बोन मैरो है अपना, जो बोन मैरो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, बोन मैरो में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब ल्यूकेमिक सेल्स में प्रोलिफरेशन होने की वजह से इरेथ्रोसाइट्स भी कम होते हैं, जिससे मरीज को एनीमिया हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो सेल्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो इमेच्योर सेल्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे इरेथ्रोसाइट्स हैं, जो आरबीसीज है, उनका प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, या तो फिर उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ने लगेगा। अब जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को खून की कमी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। इरेथ्रोसाइट एक मैच्योर ब्लड सेल्स है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है और O2 सप्लाई करता है। इसका डेवलपमेंट बोन मैरो के अंदर होता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स है, जिसके कारण इरेथ्रोसाइट्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। इसके साथ क्या होगा, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा और एनीमिया कॉज होगा। फिर क्या होगा, जो इरेथ्रोसाइट्स है उसमें जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं
ठीक है। जो मैच्योर आरबीसीज है जो प्रेजेंट है उनमें क्या है, एचबी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। इसका वर्क क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो जब जैसे बोन मैरो के अंदर जब इसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो कैसे ऑक्सीजन भी हमारी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोफिल्स की कमी से इन्फेक्शन होता है और प्लेटलेट्स की भी कमी से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे न्यूट्रोपेनिया जो है, अब इसमें क्या है, ये एक वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इसमें न्यूट्रोफिल्स की जब कमी होती है तो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होने लगेगा। ठीक, इन्फेक्शन कॉज होने के बाद क्या होगा, और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। तो क्या होगा, अब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लीडिंग भी कंटिन्यू होती चली जाएगी। इसके बाद हमने देखी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, फीवर, वीकनेस, एनीमिया, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग और अस्थि संधियों में पेन होता है। अब पेशेंट को सबसे पहले इन्फेक्शन होगा तो पहला जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो होगा फीवर। पेशेंट बहुत वीक फील करेगा, साथ में अब यहाँ पे आरबीसीज नहीं बन पा रहे हैं, प्रॉपर जो आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा, बच्चे में ब्लड की कमी होगी, बच्चा बहुत थका हुआ फील करेगा, साथ में बच्चे को हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, और क्या होगा, जो जॉइंट्स है वहाँ पर उन्हें पेन होगा। सेकंड जो सिम्टम्स है, सभी रोगियों में प्रायः स्प्लीन और लीवर के आकार में बड़ा देखा गया है। मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे बच्चे को स्प्लीनोमेगैली होगा और लीवर का भी साइज क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम हिपैटोमेगैली कहते हैं। तो जो स्प्लीन का साइज क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो जब इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो ऑब्वियसली स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली होगा और हिपैटोमेगैली हो जाएगा। और सेकंड जो साइन एंड सिम्टम है, संक्रमण बार बार होता है, मतलब अब रिपीटेड इन्फेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वहीं पर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, रिपीटेड इन्फेक्शन बॉडी में बच्चे के कॉज होगा। नेक्स्ट है त्वचा, जो स्किन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और शरीर के किसी भी अन्य भाग में ब्लीडिंग टेंडेंसी पाई जाएगी। अब क्योंकि ये ब्लड कैंसर है, फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो स्किन्स है, जो हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है और जो बॉडी में जितने पार्ट्स हैं वहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। रक्त के अध्ययन करने पर रोगी की वाइट ब्लड सेल्स में बदलाव पाया जाता है। ठीक है, जब हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो हमारे WBCs हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे हमें। ठीक है, बिंबाणु संख्या में सामान्य से कम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पाए जाते हैं। सामान्य संख्या में 2 लाख से 3,50,000 प्रति घन मिमी। मतलब क्या है इसमें कि जो वाइट ब्लड सेल्स है अब उनमें चेंजेस होने लगेंगे, जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो क्या है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइटिक काउंट एक्यूट ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और कैंसर थेरेपी से कम हो जाता है। ल्यूकोसाइट काउंट 5,000 से 10,000 CU/mm होंगे, ये इतना नॉर्मल होंगे। ठीक है, अब पहले हम डील करते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है, जिसको हम ALL कहते हैं शॉर्ट में। तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बच्चों में होने वाले इस ल्यूकेमिया के अधिकतम रोगी 3 से 4 साल की आयु के होते हैं। अब जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के जो केसेस देखे गए हैं वो मेनली किस एज ग्रुप में देखे गए हैं, 3 से जो 4 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें मेनली देखे गए हैं। 15 साल के बाद यह बहुत ही अनकॉमन है। 50% बच्चे 5 साल तक कीमोथेरेपी से जीवित रह सकते हैं। अब ये जो 15 ईयर की एज के बाद ये अनकॉमन हो जाता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 50% जो चिल्ड्रंस हैं उनको कीमोथेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लाइव करवा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा,
ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, मेडिसिन का डोज देते हैं, जिसमें हम कौन सी मेडिसिन इंक्लूड करेंगे, हम एंटी कैंसर ड्रग को इंक्लूड करते हैं। तो जिसमें कुछ मेडिसिन है जैसे विनक्रिस्टिन है, प्रिडनिसोलोन है, इस टाइप की दवाएं दी जाती हैं। अब एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया AML क्या है, यह ल्यूकेमिया सभी आयु वर्गों को प्रभावित करता है। अब ये जो सेकंड टाइप का हम ल्यूकेमिया देख रहे हैं, जो वाइट ब्लड कैंसर जो हम देख रहे हैं, तो ये सभी एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनको अफेक्ट करता है। अब ऑनसेट इसमें क्या होगा, इसकी शुरुआत इंसीडियस होती है, ठीक है, हमें सडनली इसमें पता नहीं चलता है, एंड इनके होने में 1 से 6 माह का समय लगता है। अब जब तक कि ये पूरी तरह से जब तक जो इसका कैंसर है पूरा फॉर्म नहीं हो जाता, तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 1 महीने से 6 महीने। इसकी भी चिकित्सा के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। अब इसके लिए भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। अब प्रोग्नोसिस क्या है, इसका जो निदान है वो क्या है, बिना चिकित्सा के रोगी 2 माह तक ही जीवित रह पाता है, जबकि चिकित्सा कराने पर वह 13 माह तक जीवित रह सकता है। अब क्योंकि ये जो ब्लड कैंसर होता है बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए क्या है, इसमें अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो जो बच्चा है वो 2 मंथ तक के लाइव कर सकता है। बट अगर हम उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं तो वो कितना 1 ईयर या उससे ज़्यादा कितना है 13 मंथ तक के वो लाइव कर सकता है। थर्ड जो टाइप है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया CML। अब ये थर्ड टाइप का जो ल्यूकेमिया है ये क्या होता है, 20 साल उम्र के बच्चों में CML अनकॉमन है। मतलब ये जो 20 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ये इनमें बहुत ही रेयर पाया जाता है, अनकॉमन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ CML होने की संभावनाएं बढ़ती है। जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। AML से कम घातक माइल्ड माना जाता है और लक्षण भी AML से कम होते हैं। कैंसर के पीड़ित 3 से 4 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो एज ग्रुप दी है 20 ईयर के बाद ये अनकॉमन माना गया है। इसके साथ साथ में क्या है, जो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। जो एक्यूट जो माइलोजिनस ल्यूकेमिया होता है ये माइल्ड माना जाता है, मतलब इसकी जो स्टेज है ये कैसी है, नॉर्मल मानी जाती है, बहुत ही कम। बट ये जो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया है ये बहुत रिस्की स्टेज हो जाती है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी हमें ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे, और इसके जो जब अगर ये हो जाता है किसी बच्चे को, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो इसकी जो एज ग्रुप होगी वो 3 to 4 ईयर तक की वो लाइव कर सकता है। अब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मतलब CLL, इसमें क्या है, 4th टाइप का ये हम पढ़ रहे हैं। यह बच्चों का कैंसर नहीं है, यह 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में पाया जाता है। यह बहुत ही माइल्ड टाइप का ल्यूकेमिया होता है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। लक्षणों के सीवियर होने पर साइटोफॉस्फेमाइड दवा देते हैं। इसमें रोगी के जीवित रहने का औसतन समय 7 वर्ष का है। मतलब अब इसमें लाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। तो ये क्या कह रहा है, 4th पॉइंट जो है हमारा 4th टाइप जो पढ़ रहे हैं हम, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें क्या होगा, ये बच्चों का कैंसर नहीं होगा। इसकी जो एज ग्रुप जो बताई है वो है 35 ईयर से जो ज़्यादा उम्र एज के जो होते हैं एडल्ट, उनमें ये देखा गया है। ये एक माइल्ड टाइप का होता है ल्यूकेमिया जिसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। और इसकी सीवियरिटी होने पर क्या करेंगे, इसको साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे। इसमें जो पेशेंट है वो 7 ईयर तक के लाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्नोसिस पर। डायग्नोसिस क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो कम और बिंबाणुओं की संख्या सामान्य से घटी हुई और अपरिपक्व कोशिकाएं बढ़ी हुई पाई जाती है। अब जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो इमेच्योर सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। अब बोन मैरो बायोप्सी, इसमें क्या करेंगे, जो अस्थि मज्जा है, जो हमारा जो बोन मैरो है उसकी जब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उससे हमें कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। कीमोथेरेपी में हम कुछ ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो मेनली जो ड्रग्स हैं वो है विनक्रिस्टिन,
के साथ क्या करना है, प्रेडनिसोलोन भी हमें देना है। अब प्रोफाइलैक्टिक, इस चिकित्सा के अंतर्गत कोबाल्ट थेरेपी के साथ साथ मेथोट्रेक्सेट भी दी जाती है। जो मेडिसिन है ये हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूएशन थेरेपी, अब इसका क्या मेंटेनेंस करेंगे हम, जो थेरेपी दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ में चिकित्सा खत्म होने के बाद इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फेज़ है फर्स्ट एंड सेकंड जो फेज़ है इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ल्यूकेमिक सेल्स को कम करने में यह मदद करता है। ठीक है, मतलब जो ल्यूकेमिक जो कैंसर सेल्स हैं, जो इमेच्योर जो सेल्स हैं, ये उसको क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा। इसमें मेरकेप्टोप्रिन के साथ मेथोट्रेक्सेट वीकली और 1 to हाफ ईयर तक दिया जाता है। वीकली ब्लड की TLC और DLC कराना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्या है, रेंडक्शन थेरेपी। इसमें क्या होगा, जब यह रोग रिलैप्स हो जाता है तब इसे शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक ये डिसीज़ रिलैप्स नहीं होती हमें इसको स्टार्ट नहीं करना इस थेरेपी को। जब डिसीज़ रिलैप्स होगी उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे थेरेपी। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम, इसमें शल्य चिकित्सा के अंतर्गत रोगी का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया में यह ज़्यादा लाभदायक है। अब क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, बोन मैरो के थ्रू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि ब्लड कैंसर है तो जो ब्लड है हमारी बॉडी से वो लॉस हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रक्त अल्पता को ठीक करने के लिए रोगियों में रक्तदान किया जाता है। मतलब अब क्या करना है, हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। रोगी में संक्रमण होने को रोकने के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती है। अब क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स चलानी होगी जिससे कि इन्फेक्शन कम हो सके। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में क्या करेंगे हम, जो ल्यूकेमिया का पेशेंट है, मतलब जो बच्चा है जो ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहा है, हम उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पहले। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम क्या करेंगे, बच्चे और उसके माता पिता को मनोवैज्ञानिक सहारे की आवश्यकता होती है। इस बीमारी का चिकित्सा का कोर्स कम समय के लिए होता है, इसलिए बच्चे को पेरेंट्स को लगातार इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स को इकोनॉमिक एवं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए हर डायग्नोस्टिक टेस्ट ड्यूरिंग थेरेपी के बारे में पूरी तरह अवगत कराना चाहिए। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब ये है कि हमें क्या करना है, उन्हें सिंपैथी देनी है, पेरेंट्स को समझाना है, और जो डिसीज़ है ल्यूकेमिया उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशंस देनी है, उनको इनकरेज करना है, और क्या करना है, उस जो भी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है वो बताना है, और इसका कोर्स बताना है कि जो ट्रीटमेंट है इसका ड्यूरेशन कितना है। इसमें उन्हें फॉलोअप के बारे में बताना है, उन्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जो ड्रग थेरेपी है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, पेरेंट्स को, एक नर्स को एजुकेट करनी है। तो ये हम नर्सिंग केयर में साइकोलॉजिकल सपोर्ट में ये सारी चीज़ें करेंगे। ल्यूकेमिया के कॉम्प्लिकेशंस जैसे इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का ऑब्जर्व करते रहना है। अब नर्सिंग केयर में सेकंड स्टेप्स हम क्या फॉलो करेंगे कि जो ल्यूकेमिया जो हो रहा है ब्लड कैंसर, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें वो चीज़ें को क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। ल्यूकेमिया में बच्चे का डिफेंस मैकेनिज्म, जो प्रोटेक्टिव डिफेंस इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, हर इन्फेक्शन बच्चे को आसानी से लग जाता है। अतः बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आइसोलेट करना है और ज़्यादा विजिटर्स को मिलने नहीं देना है। स्किन ब्रेक्स को रोकने के लिए स्किन केयर, माउथ केयर, पेरिनियल केयर आदि बहुत ज़रूरी होती हैं। अब क्योंकि जब ल्यूकेमिया होता है तो क्या होता है, जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, मतलब हम बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे की जो इम्यूनिटी होगी वो कैसी होगी, बहुत वीक हो जाएगी, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन ईजिली बॉडी में एंटर हो जाएगा, जो फॉरेन बॉडीज़ है वो एंटर हो जाएगी, इन्फेक्शन कॉज होगा बच्चे में, और उन्हें हर टाइप के इन्फेक्शन बहुत जल्दी बच्चे को होने लगेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे को आइसोलेट करना है। ठीक है, सबसे हमें आइसोलेट करना है, और जो विजिटर्स हैं, जो भी बच्चों को देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी भी क्या करना है, उन्हें भी मना करना है कि आप ज़्यादा बच्चे के पास नहीं जाए, क्योंकि बच्चे को क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है।
और इसलिए हम जो स्किन ब्रेक्स को रोकने के लिए भी क्या करेंगे, उसकी स्किन केयर कर सकते हैं, माउथ केयर कर सकते हैं, पेरिनियल केयर कर सकते हैं। अब डाइट की बात करें तो नर्सिंग केयर में डाइट का क्या है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरीज रोगी को भोजन में होनी चाहिए, साथ ही भोजन सॉफ्ट, लाइट और बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अब डाइट में क्या करना है, हमें प्रोटीन, कैलोरीज ये एक अच्छी क्वांटिटी में हमें इंक्लूड करके बच्चे को देना है, ताकि जिससे क्या हो, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पेशेंट की वो भी बढ़े और साथ में एनर्जी भी बच्चे को मिले। इंजरी को होने से बचाना चाहिए, अगर कहीं से ब्लीडिंग होती है तो उसे स्थानीय तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर कहीं इंजरी होती है तो हमें क्या करना है, उसे, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना है, उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट को पहचानना, उन्हें कम करने के लिए उपाय करना, जो ड्रग्स जो नोजिया उत्पन्न करते हैं उन्हें लगाने से ही एंटीमेटिक देना है, ड्रग देना है, और मरीज को यह समझाना है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी है। मतलब अब हम कुछ भी ड्रग्स देते हैं तो मेनली हर ड्रग्स के क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमें क्या करना है, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उससे बच्चे को कैसे बचाया जा सके, हमें ये चीज़ें प्लान करनी है। जैसे कि जो ड्रग्स जो कि वोमिटिंग जिससे होती है, जिससे मिचलाहट होती है, नोजिया लगता है पेशेंट को, उनको देने से पहले क्या करना है, एंटीमेटिक ड्रग दे देना है। अगर हम पेशेंट को कुछ ड्रग्स दे रहे हैं, अगर उससे उसे मिचली हो रही है, मतलब वोमिट हो रही है, तो हमें उसके पहले ही उसे वोमिटिंग की जो मेडिसिन है वो दे देनी है, उसको स्टॉप करने के लिए। मतलब एंटीमेटिक ड्रग हमें पहले ही दे देना है और उन्हें समझा भी देना है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो टेम्परेरी होते ही हैं। अब अल्सर, ओरल अल्सर के लिए मुंह को देखते रहना है। अब अगर अल्सर है, मुंह में फॉर्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना है ताकि रेक्टल अल्सर ना हो। ठीक है, हमें क्या करना है कि बच्चे को कब्ज ना बन पाए, कॉन्स्टिपेशंस नहीं हो पाए, इसलिए हम उसको लाइट और सॉलिड डाइट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिपेशन है बच्चों को नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो रेक्टल एरिया है वहाँ पर क्या होगा, अल्सर फॉर्म हो जाएगा। एलोपेशिया के बारे में बच्चे को समझाना चाहिए कि यह अस्थायी है और 3 से 6 महीने के में दोबारा बाल ग्रो करेंगे, तब तक विग या फिर स्क्रॉफ लगाने की सलाह दें। अब देखिए, कैंसर में क्या होता है, सभी को पता है कैंसर में क्या होता है, जो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो एलोपेशिया मतलब क्या होता है, हेयर लॉस। तो बच्चे को क्या कहना है कि जो कुछ टाइम में 3 to 6 मंथ में आपके जो हेयर्स है वो फिर से ग्रो करने लगेंगे, तब तक आप वीक लगा सकते हो या फिर स्क्रॉफ लगा सकते हो। रिलीफ ऑफ पेन, अब नर्सिंग केयर में रिलीफ ऑफ पेन के लिए क्या करेंगे, दर्द को मिटाने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे और जो अन्य जो पेन किलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और क्या करना है, बच्चे को हल्के कपड़े पहनाना है, लाइट और जो साउंड्स है उसको हमें बच्चे से दूर रखना, ताकि बच्चे का जो हेडेक हो वो भी कम हो सके। ठीक है, क्योंकि बच्चे को हेडेक हो रहा है तो हम जब ज़्यादा लाइट बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा जो नॉइज़ हो रहा है उसको हमें कम करना है, जिससे बच्चे को हेडेक कम होगा। और दर्द के लिए हमें एनाल्जेसिक ड्रग बच्चे को देनी है। अब रोगी के पूर्ण आराम की अवस्था में उसे बदलते रहना है। मतलब पेशेंट अगर बेड रिडन है, जो बच्चा है अगर वो एक ही पोजीशन में है, तो हमें क्या करना है, कुछ कुछ टाइम में उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना है, ताकि प्रेशर अल्सर्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स नहीं बने वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्जन थेरेपी देना है, जिससे रोगी को संगीत आदि सुनना चाहिए। अब हमें क्या करना है, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि वो उस बीमारी को कुछ समय के लिए भूल जाए, तो उसके लिए हमें बच्चे को कुछ प्ले करवा सकते हैं या फिर कुछ म्यूजिक सुनवा सकते हैं, इस टाइप की हमें प्ले थेरेपी करवानी है। अब माता पिता को ट्रीटमेंट शेड्यूल के बारे में समझा देना चाहिए। अब क्या करना है, पेरेंट्स को हमें जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है, किस टाइप के आपको मेडिसिन देनी है, किस टाइम पर देनी है, क्या डोज है, सारी चीज़ें पेरेंट्स को समझानी है। ठीक है, तो ये था नर्सिंग रोल के अंदर। तो क्लास हमने आज ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वहाँ पर जो जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, इसमें क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, बोन मैरो में, तो इसके कारण ये जो है ब्लड कैंसर फॉर्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे क्लास। थैंक यू।